आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं बल्कि 70 सालों से इंडियन मार्केट पर राज कर रही थी। एक ऐसी साइकिल बनाने वाली कंपनी जो इतने सालों से इंडियन मार्केट का लीडर रह रही थी, फिर भी कुछ गलतियों की वजह से 2020 में फेल हो गई। क्या गलतियां इन्होंने करी और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो इंडिया का था दोस्तों, या फिर जब इंडिया को आजादी मिली थी उसके बाद का जो समय था, उस टाइम पे साइकिलें इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर होती जा रही थी। किसी भी आदमी को अगर कहीं पर भी जाना था तो वो सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करता था। चाहे लोगों को दफ्तर जाना हो या बच्चों को स्कूल, मूवी देखने जानी हो या घर का किराना खरीदना हो, हर चीज में सिर्फ साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे लोग। अब इंडिया में इस चीज की वजह से साइकिलों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी और इस बढ़ते डिमांड को कैप्चर करने के लिए पंजाब के अंदर सोनीपत में 1950 में राय बहादुर जानकी दास कपूर जी ने एक छोटे से टिन के अंदर खुद की साइकिलें बनाना शुरू करी। उनका मानना था बाजार के अंदर जितनी भी साइकिलें उस टाइम पे बिक रही थी वो उनसे ज्यादा बेहतर साइकिल बना सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने अपनी साइकिल बनानी उस छोटे से टिन के अंदर शुरू कर दी। अब जैसे ही जानकी दास जी साइकिल बनाए वैसे ही उसको मार्केट ले जाए बेचने के लिए, और उनकी साइकिल उसी दिन बिक जाती थी। अब इनकी साइकिल तुरंत बिकने के बहुत सारे रीजन थे। पहला तो ये बाजार के अंदर जितनी भी साइकिल उस टाइम पे बिक रही थी उन सबसे सस्ते दामों में अपनी साइकिलों को बेच रहे थे। दूसरा, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। हर एक पार्ट बहुत चुन के लगाते थे जानकी दास जी अपने साइकिल में। जहां दूसरी साइकिलों की चेन तुरंत उतर जाती थी, टूट जाती थी, इनकी साइकिलों में बहुत सालों तक भी कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी दोस्तों। और इन सब चीजों की वजह से इनकी साइकिलें बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी मार्केट में। जानकी दास जी का नाम भी हो चुका था मार्केट के अंदर के इनकी जैसी साइकिलें कोई नहीं बना सकता। एक साल के अंदर अंदर ही 1951 तक ये अनेकों साइकिल बेच चुके थे। अब इनका मन करा कि एक बेहतर जगह पे बड़ी जगह खरीद के उसके अंदर एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का, क्योंकि पैसा इकट्ठा हो गया था साइकिलें बेच बेच के। और उस टाइम के अंदर जमीनें गवर्नमेंट बहुत सस्ते में बेच रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने, वो भी पैसा कमा पाए और गवर्नमेंट को भी पैसा मिले। जिसकी वजह से 25 एकड़ की जमीन इन्होंने सोनीपत के अंदर ही उस टाइम पे खरीद ली बहुत सस्ते दाम में, और अपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे डाल दिया। उसी साल इन्होंने 12,000 साइकिलें बना के बेची थी दोस्तों उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, अपनी साइकिल बनाने वाली कंपनी का नाम इन्होंने रखा एटलस इंडस्ट्रीज। अब इंडिया के अंदर डिमांड तो हर दिन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स भी हर दिन बढ़ रही थी। इंडिया के अंदर इनकी सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब ये इंडिया की चुनिंदा सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुके थे। कुछ साल बीते 1958 में इन्होंने सोचा हम इंडिया के अंदर तो फेमस हो गए हैं, क्यों ना अब एक्सपोर्ट करके बाहर जाए अपनी साइकिलों को लेकर। और इसी के चलते चलते इन्होंने सबसे पहले मिडिल ईस्ट में, मतलब जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, इन सब कंट्रियों में अपनी साइकिलों को बेचा। उसके बाद म्यांमार में और फिर साउथ अफ्रीका तक में पहुंच गई है। और ऐसे देखते देखते ये अब एक्सपोर्टिंग कंपनी भी बन चुकी थी। हर जगह अपनी साइकिल से एक्सपोर्ट कर रहे थे, बेच रहे थे इंडिया के बाहर भी। जानकी दास जी एक बहुत ही ज्यादा विजनरी बिजनेसमैन थे। वो पहले चाहते थे एटलस एक हाउस होल्ड नेम बन जाए, मतलब लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाए एटलस की कि इनसे ज्यादा अच्छी साइकिल कोई नहीं बनाता। जिसकी वजह से इन्होंने पहले तो अपनी साइकिलों की डिजाइन बहुत ज्यादा बेसिक रखी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को अगर कहीं पर भी जाना है इनकी साइकिल लेके जा सकते थे। एक साधारण दूध वाले से लेके बड़े बड़े दफ्तरों के कर्मचारी भी इनकी साइकिलों को लेके जाते थे दोस्तों। अब इन्होंने सोचा एक नीश को टारगेट करा जाए। जिन लोगों को बेसिक डिजाइन नहीं चाहिए, एक अच्छी डिजाइन चाहिए, किसी पर्पस के लिए साइकिल चाहिए, उनको कैटर करना शुरू करते हैं। और इसी के चलते चलते इन्होंने कुछ साल बाद लॉन्च करा एटलस रेबेल करके साइकिलों। ये साइकिलें ऐसी थी जिनको लेकर लोग एडवेंचर के लिए जा सकते थे, पहाड़ों पे साइकिलों को लेकर जा सकते थे, कहीं पर भी मस्ती करने जा सकते थे साइकिलों को लेकर। डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी इन साइकिलों की। उसके कुछ साल बाद इन्होंने एटलस की ऐसी साइकिल बनाई जिसके अंदर 10 गियर थे दोस्तों। उस टाइम पे गियर वाली साइकिल लोगों को पता ही नहीं थी क्या होती है, ये लोग लेकर आए गियर वाली साइकिल। उसके कुछ साल बाद 1978 में इन्होंने पहली रेसिंग साइकिल बनाई दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एटलस के लिए, और ये साइकिल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। बस इंडिया ही नहीं,
एटलस अब दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी थी। हर दिन इनकी साइकिल की डिमांड बढ़ती जा रही थी। इनके जैसा मार्केट शेयर और किसी के पास नहीं था, इनके जितना लॉयल कस्टमर बेस भी और किसी के पास नहीं था, जिसकी वजह से कंपटीशन से इन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी साइकिलों की, इंडिया में तो पकड़ बना ही ली थी, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी अब इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इन सबको कैटर करने के लिए इन्होंने सोचा अब नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए जाए। साहिबाबाद, रसोई, गुरुग्राम, मलानपुर और ऐसे अनेकों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्होंने इंडिया के अंदर तैयार करे, जिसमें लाखों साइकिलें बना रहे थे ये लोग एक टाइम के अंदर। अब अगर हम बात करें दोस्तों एटलस के अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स के बारे में, तो वो भी कम नहीं थे। मेहनत से और अपना नाम कमा के इन्होंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते थे। सबसे पहले इटलीज गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड, उसके बाद इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड FICCI अवार्ड, वो इन्हें मिला था बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए। उसके बाद EEPC अवार्ड जो इन्हें मिला था एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए, जो एशियाड ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों दिल्ली के अंदर 1985 समथिंग में। उसके ऑफिशियल सप्लायर थे ये लोग बाइसिकल के। और ऐसे अनेकों अचीवमेंट्स रहे एटलस के। एक छोटे से टेंट के अंदर शुरू हुई कंपनी आज के टाइम पे दोस्तों 40 लाख साइकिल हर साल बेचती है। 50 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपनी साइकिल्स बेच रही है। 1000 से ज्यादा लोग इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी थी कि इसकी टक्कर का कोई नहीं था। कंपनी का अच्छा वक्त हर बार तो नहीं रहता दोस्तों, और जो कंपनी बुरे वक्त आते ही डगमगा जाए मतलब वो फंडामेंटली स्ट्रांग थी ही नहीं। अगर हम बात करें एटलस की, तो इंडिया के अंदर दोस्तों लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही थी, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग अब साइकिल से हटके बाइक और गाड़ियों में स्विच करते जा रहे थे। साइकिल अब बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिनकी भी थोड़ी सी भी इनकम बढ़ जाती थी वो बाइक खरीद लेता था। और इन सब चीजों की वजह से अब धीरे धीरे साइकिल की डिमांड कम होती जा रही थी। ये झटका काफी नहीं था एटलस के लिए कि जानकी दास कपूर जी की डेथ के बाद इनकी कंपनी इनके 3 बच्चों में डिवाइड हो गई, BD कपूर, जयदेव कपूर और जगदीश कपूर। और जब ये कंपनी इन तीनों के बीच में डिवाइड हुई, इन तीनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई, इन तीनों की लड़ाई रहती थी, जिनकी वजह से इनकी कंपनी इन्हीं सब चीजों में उलझी रह गई। वहीं दूसरी तरफ इनका जो सबसे बड़ा कंपटीशन था हीरो, वो इनसे आगे निकल गया। देखते ही देखते एटलस का मार्केट शेयर भी अब कैप्चर करता जा रहा था हीरो। जहां एटलस 50 कंट्रियों के अंदर अपनी साइकिल्स बेच रहा था, हीरो अब 90 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर अपनी साइकिल्स बेच रहा था। हीरो इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी दोस्तों कि वो 9 सेकंड के अंदर एक साइकिल बना देते थे। और अब इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो बन गई थी। सिर्फ हीरो ही नहीं, और भी बहुत बड़ी बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी धीरे धीरे आगे निकलती जा रही थी एटलस से, जैसे रोड मास्टर और A1। और एटलस अपनी ही फैमिली प्रॉब्लम्स में रह गया। और इन्हीं सब चीजों के चलते चलते दोस्तों धीरे धीरे इनकी मार्केट से पकड़ बहुत ज्यादा कम हो गई। सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई थी इनकी, प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे थे, लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिनकी वजह से इनके एक्सपेंसेस ही मीट नहीं हो पा रहे थे। और इन सब चीजों की वजह से इन्होंने अपने ऑपरेशंस धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी बंद होती जा रही थी। सबसे पहले मलानपुर में हुई, फिर सोनीपत में, और आखिर में जून 3, 2020, जिसको वर्ल्ड बाइसिकल डे भी कहा जाता है दोस्तों, उस दिन इनके CEO ने डिक्लेयर करा कि ये साहिबाबाद की फैक्ट्री, जो इनकी आखिरी फैक्ट्री बची थी, उसको भी बंद करके कंपनी बंद करके जा रहे हैं। ये सबके लिए बहुत बड़ा शौक था, पर लोगों को पता ही नहीं चला एटलस जैसी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बंद हो गई, क्या गलतियां इन्होंने करी, और उनकी गलतियों से हम एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं। हम आगे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नंबर 1, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एटलस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कब, कितना, कहां से पैसा रेज करना है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको किस तरीके से यूज करना है, इन सब की प्लानिंग इनकी बहुत ज्यादा पुअर थी। अगर हम बात करें इनकी कॉम्पिटिशंस की, तो हीरो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था R&D के ऊपर, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर थे मार्केट के कॉम्पिटिशंस के हिसाब से, जिसकी वजह से ये एटलस से आगे निकलते जा रहे थे। और वहीं एटलस अपने R&D के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहा था, बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहा था इन्होंने R&D के ऊपर, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स मार्केट के हिसाब से अच्छे बन ही नहीं पा रहे थे। जहां इनके कॉम्पिटिशन अपने एडवर्टीजमेंट कर करके टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर रहे थे, वहीं एटलस अपनी एडवर्टीजमेंट भी अच्छे नहीं कर रहा था। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इन्हें पैसा कब रेज करना है। इनके CEO ने कंपनी बंद करते करते ये कहा था कि हम लोग शायद बाद में वापस आ जाएं अगर हमें 50 करोड़ की फंडिंग मिल जाए। पर ये चीज तो पहले से ध्यान रखनी चाहिए थी ना कि उन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब जब कंपनी बंद होने लगी तब आपको पता चल रहा है कि मुझे 50 करोड़ की फंडिंग मिल जानी चाहिए थी। अगर ये चीज आप पहले ही देख लेते कि मुझे कब कौन से स्टेज पे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये समझ लेते, अपने प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट को ढंग से पढ़ते और देखते कि आपकी सेल्स ड्रास्टिकली कम हो रही है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं और सस्टेन करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़नी ही है। इन सब चीजों का अगर आप
लोग डिसीजन पहले ही राइट टाइम पे ले लेते तो शायद फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि अगर पैसों का ही मिसयूज होगा तो कंपनी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 2, लैक ऑफ इनोवेशन। ये मार्केट दोस्तों बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, हर दिन इसके अंदर चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इनोवेशन के रिगार्डिंग, क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें एटलस की तो इन तीनों चीजों पर ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहीं अगर हम बात करेंगे कंपेटिटर्स की तो इन तीनों चीजों पर वो सब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जैसे अगर हम हीरो की बात करें तो हीरो आगे क्यों निकला, क्योंकि उनकी साइकिल्स लोगों को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती थी, क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर थी, डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि एक टाइम के बाद नीड तो रह नहीं गई थी लोगों की साइकिल, सिर्फ मजे मजे में साइकिल्स को यूज करते थे और लोगों का मन था मजे में अगर यूज करनी है साइकिल तो बहुत अच्छी हो दिखने में, अच्छे अच्छे फीचर्स हो उसके अंदर। और वहीं एटलस अपनी उन्हीं बोरिंग साइकिल्स पे और ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज ना करके उन्हीं प्रोडक्ट्स पे अटका रहा। यहाँ हीरो अपने शॉकर्स इंप्रूव कर रहा है, टायर्स इंप्रूव कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है शॉकर्स में, चेन्स में। और वहीं एटलस अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ बैठा हुआ है। अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे दोस्तों। इनोवेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के आगे निकलने के लिए। अगर आप इनोवेशन नहीं लाओगे अपनी कंपनी में तो बहुत पीछे रह जाओगे इनोवेशन के साथ, क्योंकि आप बहुत बेहतर बेहतर प्रोडक्ट हर दिन बना सकते हो दोस्तों, क्योंकि एनवायरनमेंट हर दिन चेंज होता है। इसलिए अपने इनोवेशन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के एडवांसमेंट के ऊपर हर दिन बहुत ज्यादा ध्यान दें। नंबर 3, अंडर एस्टिमेटेड कॉम्पिटिशन। एटलस को लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है ही, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उनके पास है, सबसे ज्यादा कस्टमर बेस उनके पास है, इसलिए कोई कंपटीशन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। पर वहीं हीरो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, अपनी स्ट्रेटेजीज इंप्रूव कर रहा था, एटलस की गलतियों से सीख के और उनसे बेहतर बनता जा रहा था। और एटलस को पता ही नहीं चला कब हीरो उनसे आगे निकल गया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों अपने कंपटीशन को हमेशा ध्यान में रखना, उनके ऊपर नजर बनाए रखना, क्या चेंजेस वो ला रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या नई स्ट्रेटेजीज लेकर आ रहे हैं, क्या क्या वो ऐसे मूव कर रहे हैं, पॉलिसीज इंप्रूव कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो उनकी अच्छी चीजें हैं उनसे सीखिए और जो उनकी गलती है उन्हें ना करके खुद आगे बढ़ते जाइए। अगर आप कंपटीशन को नजरअंदाज करेंगे दोस्तों तो कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन से सीखना और उनसे आगे बढ़ते रहना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कंपटीशन को कभी नजरअंदाज मत करिए दोस्तों। और नंबर 4, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अनफोर्सीन सिचुएशंस। और ये शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई एटलस के लिए। एटलस की सेल्स वैसे ही गिर रही थी, इनकम कंपनी में थी नहीं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, ऊपर से आ गया कोरोना वायरस, इंडिया में लग गया लॉकडाउन, जिसकी वजह से अब इनकी सेल्स हो गई थी बंद। अब सेल्स जितनी साइकिल ये बना चुके थे उसकी सेल्स भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बिल्कुल ही इनकम नहीं आ पा रही थी कंपनी में और एक्सपेंसेस ये लोग मीट करने की हालत में थे नहीं। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, सप्लायर्स को पैसे देने हैं, रेंट के पैसे देने हैं, ये सब पैसे इनके पास बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें आखिरकार अपनी कंपनी बंद ही करनी पड़ गई। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी लर्निंग है इस पेंडेमिक से हम सबके लिए, कि ऐसे पेंडेमिक, ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस फ्यूचर में कभी भी आ सकती हैं और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, पहले से ही प्लानिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो। वरना अगर ऐसे पेंडेमिक में आपके बिजनेस फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं है आपकी इतनी ज्यादा मेहनत करने का। इसलिए अपनी प्लानिंग इस तरीके से करो, क्योंकि हम पहले से ही स्वॉट एनालिसिस तो करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी सब कुछ देखते हैं, तो क्यों ना ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस की प्लानिंग भी हम लोग पहले से ही करके रखें कि आज कोरोना वायरस है, कल कुछ और वायरस आ गया तो हम अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कराएंगे, क्या हम उस टाइम पे चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से हमें फेलियर ना देखना पड़े और हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। इसलिए इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, अनफोर्सीन सिचुएशंस को हमेशा प्लान करके रखें दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एटलस की स्टोरी, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपनी कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गई। उनके फेलियर से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग मिलती है, ये सब डिस्कस कर हमने आज की वीडियो में। आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक बेहतर स्टोरी लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।